in chapter 3 we have already done this, that periodic table has been divided into 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block. And in S block there are only 2 groups, that is group 1 and group 2. Group 1 is also called as alkali metals and group 2 is also called as alkaline earth metals. So in this chapter we will study about the general properties of both these groups. There were compounds also earlier, but this time that portion has been deducted from your syllabus, so you people don't have to do that. So first we will talk about the general characteristics of S block. So why both these groups are in S block? Because of their general electronic configuration, which is what? NS1 to 2. 1 to 2 means for first group it is NS1 and for second group it is NS2. If you will see all the elements which are present in group 1, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, and in group 2 that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. इनको कैसे याद करना है हमें, है ना, मैं दोबारा रिपीट करा देती हूँ. हाइड्रोजन भी इसमें आता है, तो है ली ना कर रब से फरियाद. ओके, so this is how you can learn this group. And beta mange car scooter baap razi. Okay, some people say roy also, but I say razi because here is ra, so confusion हो जाता है r o में. So that is why I always say roy, razi. वैसे भी राजी में ही आपका फायदा है ना. तो दिस इज है लीना कर रब से फरियाद एंड दिस इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. दिस इज ग्रुप 1 which is also called as alkali metal, and this is group 2 which is also called as alkaline earth metal. The general electronic configuration of all these elements ends at ns1. Their n can be 2 also, can be 3 also, can be 4 also, can be 4 5 also, can be 6 also, है ना. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट रहेगा वो S1 ही. लाइक लिथियम के लिए इट इज 2s1, है ना. और सोडियम के लिए क्या बन जाएगा, ये 3s1. पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा, 4s1. तो इस तरीके से n का नंबर चेंज होता रहेगा, बट s1 विल रिमेन सेम फॉर ऑल दीज. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो द क्लासिफिकेशन विल बी s2. n का नंबर चेंज होता रहेगा फ्रॉम 2 to 7, 2 3 4 5 6 7, बट ये वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी. We have to study the chemistry up to here, up to beryllium here and up to cesium here, because these two are radioactive elements. और जो radioactive elements होते हैं उनकी chemistry हम study नहीं कर सकते. Why? Because explosion की वजह से इनकी जो properties हैं, fusion की वजह से और explosion की वजह से इनकी properties change होती रहती है. radioactive elements में property कभी एक रहती नहीं है, इसलिए हम उसे study भी नहीं करते. तो यहाँ हम जितनी भी बात करेंगे लिथियम से सीजियम तक की करेंगे, और यहाँ पे बेरिलियम से यहाँ बेरियम तक की करेंगे. ठीक है, ओके. अब हमने क्या बोला कि फर्स्ट थिंग इज कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब में कॉमन होता है. नाउ वी विल सी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप. एक एक करके दोनों ग्रुप को हम स्टडी करने वाले हैं. सो द फर्स्ट ग्रुप इज लिथियम. लिथियम ऑलवेज शो एनोमलस बिहेवियर. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट व्हाई लिथियम शो एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर का क्या मतलब है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के बाकी के एलिमेंट से कुछ अलग हैं. वो क्या अलग है, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि वो क्या अलग है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो लिथियम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का. इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा साइज है. आपको पता है इसका नंबर कितना है लिथियम का, इट्स 3 ओनली, है ना. और इसका अगर आप देखेंगे तो रेडियस कितना कम रहेगा, 1s2 2s1. तो सिर्फ इसके पास बहुत छोटे छोटे 2s ऑर्बिटल्स हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो साइज है, इसका जो रेडियस है वो बहुत ही कम होता है. नाउ बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई. वाई? बिकॉज साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस का इसके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, है ना. तो बहुत अच्छे से ये बाउंडेड रहेगा न्यूक्लियस के साथ. तो अगर हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी नीड अ वेरी हाई amount of energy, so that is why the ionization energy is very high. Otherwise also we know that ionization energies and sizes are inversely proportional to each other. So if size is small, ionization energy is very high. Then high electronegativity, क्योंकि सेम रीजन कि न्यूक्लियस के साथ बहुत फोर्सफुली ये अट्रैक्टेड है, इसकी वजह से इसकी जो नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा होगी. इसमें न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके ऊपर, इसीलिए ये हाई पोलराइजेशन पावर भी होती है इसको कटा इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, जैसे इन सबके पास मैंने बताया था आपको एम्प्टी रूम्स रहते हैं डी ऑर्बिटल की फॉर्म में, है ना.
ऑल्दो सोडियम के पास भी नहीं होंगे, इन सबके पास एम्प्टी रूम्स होते हैं, लेकिन इसके पास कोई एम्प्टी रूम नहीं है, तो ये एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी सबके पास तो खाली रूम पड़े हैं, नहीं भी जरूरत है तो लेकर रख देंगे, जब कभी जरूरत होगी तो उसको यूज कर लेंगे, बट इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। सो दीज 4 आर द रीजंस व्हाई लिथियम शो एनॉमलस बिहेवियर और different behavior than the other elements of its group. That is small size, high ionization energy, high electronegativity, or you can say high polarization power of the cation. And third is vacant d orbital. This are absent. These 4 points only you people have to write, और 2 marks का ये question आपको आता है. Now we will see some of the important compounds of this group. तो अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के बारे में तो हमने उसके एनोमलस कंपाउंड को ही देख लिया, बस उसके बाद हम सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम जो है दिस इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, और नेचर में हमें इसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। लाइक द नेम ऑफ द सम ऑफ द कंपाउंड्स आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव? बिकॉज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, which if they lose, so they will get noble gas configuration, so they are always ready to donate that electrons and to gain the noble gas configuration. That is why we say that they are highly reactive compounds, and because they are highly reactive, so that is why they occur in the form of compounds in the nature. जो बहुत ज्यादा highly reactive होगा वो हमेशा compounds की form में ही मिलेगा। जैसे क्लास में अगर आप देखोगे कोई स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, वो जब भी आप देखोगे वो ग्रुप्स में ही मिलेगा, किसी ना किसी के साथ बैठा हुआ होगा, है ना। और जो रिएक्टिव नहीं है, मतलब जो फ्रेंडली नहीं है, उसे जब भी देखोगे वो अकेला ही बैठा रहेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंडली लोगों की, the reactive people or the reactive elements. So these all are present in the form of compounds like sodium chloride, जिसे हम rock salt बोलते हैं। NaCl is the formula. These are the general formulas and names I have written here, and I will send you in the notes also. You people have to learn this. Then NaNO3, this is called as chill salt or petter salt भी बोलते हैं इसको. Then Na2B4O7 and 10 water of crystallization are present here. This is called as borax. Then Na2CO3, sodium carbonate with sodium bicarbonate with 2 water of crystallization. This is called as trona. Then sodium carbonate and 10 water of crystallization. This is the general formula of washing soda. Then NaHCO3, this is the general formula of baking soda, जो आप लोग घरों में baking purposes के लिए use करते हैं. Then potassium is also very reactive. So KCl, this is Silvite is a compound. Then the mixture of KCl and NaCl, that is Silvile and rock salt, इसे हम बोलते हैं Silvinite. Then KNO3, Indian salt petter. NaNO3 is chill salt petter, and KNO3 is Indian salt petter. Then KCl, the combination of KCl and magnesium chloride with 6 water of crystallization, this is called as cornalite. So these are some of the important compounds of sodium and potassium. आपको इनके general formulas along with the name learn करने हैं, nothing else. अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अभी जो हम पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे वो कॉमन था, हमने जो पढ़ा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एस ब्लॉक का था, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही रहेगा, सेम पॉइंट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होता है, दैट इज 2s1। तो हीलियम 2s1 हो या नियॉन 2s1 हो या आर्गन 4s1 हो, मतलब ये नंबर जैसे मैंने बताया था आपको चेंज होता रहेगा, और अंदर ये इनके जो नोबल एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। बाकी सब इनका जनरल अगर आप देखो तो सब में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये वाला इनको मिल जाएगा। सेकेंड इज एटॉमिक रेडियाई। तो इनका जो रेडिया है वो क्या होता है, लार्जेस्ट साइज होता है इनका, सबसे ज्यादा। आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज हमारा डिक्रीज होता है ना। तो अमंग द ग्रुप्स अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट साइज है इसका, और अगर अलोंग द पीरियड, मतलब एक ही ग्रुप में ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो साइज जो है वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। मतलब इस तरीके से अगर आप जाएंगे अलोंग अ ग्रुप तो साइज डिक्रीज होगा, बट डाउन द ग्रुप अगर आप आएंगे, यानी अलोंग अ पीरियड कहना चाहिए मुझे, अलोंग अ पीरियड साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब इस ग्रुप में तो सबसे छोटा लिथियम है, बाकी जैसे जैसे आप नीचे आओगे साइज बढ़ते चले जाएंगे। साइज क्यों बढ़ते चले जाएंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई साइज विल इंक्रीज? number of cells increase हो रही है। Yes, definitely, because the number of shells will increase, that is why size will increase. ठीक है,
Due to introduction of a new principal shell, the size will increase down the group. लेकिन अगर हम बाकी के ग्रुप्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बाकी के ग्रुप्स के कंपैरेटिवली इनका साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है. यानी इसी पीरियड में अगर आप आगे लास्ट तक जाएंगे तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा है उसमें. ठीक है. उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. व्हाई? because size increase हो रहा है and ionization energy is inversely proportional to the size. So because size is increasing, so ionization energy will decrease. ठीक. वैसे अगर हम औरों के कंपैरेटिवली बात करें तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है वो लोएस्ट होती है क्योंकि साइज सबसे बड़ा होता है बाकी के ग्रुप्स के कंपैरेटिवली. सो दैट इज व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लोएस्ट. अगर हम ग्रुप में ही बात करें ऊपर से नीचे तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी. इट मींस lithium have the maximum ionization energy in this group. Okay. Okay. So first ionization energy is low and second ionization energy is high. This is a very, very, very important question. Most of the time, this question come in the exam that why the first ionization energy of sodium is low, but the second ionization energy is very high. I think ये question हमने chapter 3 में भी किया था. तो reason क्या है देखो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ. First ionization energy जब हम कर रहे हैं यहाँ पर लाइक सोडियम की अगर आप बात करोगे तो सोडियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत इजीली लूज कर देगा. क्यों इजीली लूज कर देगा? बिकॉज ये देखते हैं इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को खराब करना पड़ेगा जिसके लिए ये कभी भी रेडी नहीं होता. उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है. इसलिए जहां एक तरफ इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत लो होती हैं वहीं दूसरी तरफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज are very high. Okay, so this is a very important question. Most of the times they ask from you. जहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना चीजों में बस वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वही तुमसे पूछ लेते हैं. सोचते हैं बस बच्चे ने इसकी तरफ तो ध्यान दिया नहीं होगा बेटा यही पूछ लो. तो ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ग्रुप के. अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो वीक होते हैं. वाई वीक? बिकॉज इनका जो इंटरैक्शन है एटम का वो आपस में बहुत कम है. जैसे मतलब क्या है मेरे कहने का कि अगर सोडियम किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स से ये बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक ही तो है इसके पास. एक ही के साथ बॉन्ड बनाएगा. आयनिक बॉन्ड बनाता है ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है और दूसरा जो है उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. ज्यादा तो नहीं है. 2 3 4 की बॉन्डिंग तो नहीं है. सिंगल बॉन्डिंग है एक तरीके से अगर हम कोवेलेंट के हिसाब से बात करें तो. हालांकि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ये बट फिर भी अगर हम बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन को इसने आपस में शेयर किया है. तो जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि इनके जो इंटरैक्शंस हैं वो बहुत वीक होते हैं. इसलिए हम इनको सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं. ठीक है. तो अगर सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? लो होंगे. और बिकॉज ये आयंस की फॉर्म में रहते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में रहता है. अपने आप को ये क्रिस्टल लैटिस में अरेंज कर लेते हैं. आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. Second property is metallic or electropositive nature. So they all are electropositive in nature because they are uh, always ready to donate one electrons and ऑप्टेन वन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इनकी जो मेटालिक नेचर है वो बढ़ती चली जाती है. क्यों बढ़ती चली जाती है? बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होगा. साइज इंक्रीज होगा यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा. तो न्यूक्लियस का जब अट्रैक्शन कम होगा तो बहुत इजिली हो जाएगा इनके लिए अपना इलेक्ट्रॉन देना. तो जितनी इजिली ये इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनको नेचर में माना जाएगा और उतना ज्यादा मेटालिक माना जाएगा. तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सीजियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है. उसके बाद बात आती है जब मेन मुद्दे पर अगर आ जाएं कि हम इन्हें एल्किली मेटल्स क्यों बोलते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्किली मेटल्स? बिकॉज यू सी व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद water it forms sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base which is soluble in water. And in junior classes also you people have studied about it that the bases which are soluble in water are called as alkali. So because these metal forms the hydroxides which are soluble in water, that is why they are called as alkali metals. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं इनकी थर्ड प्रॉपर्टी की जो है इनकी लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या होती है हमारी? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन फॉर्म्स अ क्रिस्टल लैटिस. जब एक एनायन और एक कैटायन आपस में मिलकर
एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होंगे, क्या होगा, सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई, तो उतनी ज्यादा हाई होगी हमारी लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होती है, आपको यही ध्यान रखना है बस कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी विल बी मोर। अब यहाँ पर देखो हमने लिया हुआ है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड एंड सीडियम क्लोराइड। ये आपको अरेंज करने के लिए आता है कि लैटिस एंथैल्पी के बेस पर अरेंज करो। तो कैसे अरेंज करोगे आप यहाँ, यहाँ अगर आप देखो तो कैटायन जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, लेकिन एनायन इज सेम, सब में क्लोरीन है। तो जब एनायन सेम है तो ये देखो पिज़ान रूल अगर याद करो, अगर आपको याद हो तो, जब कैटायन सेम होता है, सॉरी एनायन जब सेम होता है और कैटायन का साइज बढ़ता रहता है, तो क्या होता है हमारा, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है। मींस लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। Remember, lattice enthalpy is inversely proportional to the size of cation. Cation का साइज जितना बड़ा होगा, lattice enthalpy उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का, है ना। तो इसलिए सबसे कम लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, सीजियम क्लोराइड की, क्योंकि एनायन तो सब में कॉमन है। सबसे छोटा है लिथियम, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर इसकी कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने कैटायन को कॉमन रख दें और एनायन को चेंज करते रहे, तो एनायन में क्या होता है, एनायन में क्या हो रहा है, ये फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा या बड़ा, और क्लोरीन से और ब्रोमीन से और आयोडीन से छोटा। So lattice anion size increases, lattice enthalpy decreases. Cation size increases, lattice enthalpy decreases, anion size increases, then also lattice enthalpy decreases. तो यहाँ पर ये तो कॉमन था हमारे पास सब में। तो यहाँ पर सबसे छोटा है फ्लोरीन, तो सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लैटिस एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। देखो यहाँ स्टूडेंट्स आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सोडियम का साइज भी छोटा ही होता है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, तो ये दोनों कंपैटिबल हैं, एक दूसरे को जो है कंपनी दे रहे हैं, कोई दोनों में से ग्रेट नहीं है ना, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। तो जब स्ट्रांग बॉन्डिंग है, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लैटिस एंथैल्पी हमेशा ज्यादा ही होगी। यहाँ पर आयोडीन अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहा है, कह रहा है भाई मेरा साइज तो बड़ा है, तू कहाँ से छोटा सा मेरे पास आ गया, मेरे साथ आगे चिपक गया। सोडियम कहेगा अच्छा मेरी ये इंसल्ट, तो फिर इस वजह से इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएंगे, जिस वजह से लैटिस एंथैल्पी भी वीक होगी। तो हमेशा याद रखो जहां कंपैटिबिलिटी नहीं होती वहां पर बॉन्डिंग भी नहीं होती, और जहां बॉन्डिंग भी नहीं होती तो फिर वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो कम ही होंगे। और यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन का साइज क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन का साइज तो नॉर्मल है उसका साइज। यहाँ पर ऐसे साइज वाली बात को मैं इतना मुद्दा नहीं बना सकती, ठीक है, कभी कभी मुद्दे बनाने होते हैं, कभी कभी नहीं बनाने होते। मैंने हमेशा समझाया बिग बॉस देखा करो, मुद्दे पता चलेंगे कैसे बनाने हैं। खैर जोक्स अपार्ट, बहुत बातें करते हो तुम लोग, नीचे आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा चैप्टर 2 में था, बट आप लोगों के सिलेबस में से डिडक्ट हो गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करें, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड होकर चला जाता है ऊपर, और उसके बाद जब वापस आता है तो वो कलर भी देता है ना, वो सब चीजें होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी भी मेटल में से जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इसे हम, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें हम वोल्टेइक सेल में यूज करते हैं इसको। सो सीजियम एंड पोटेशियम शो आर वेरी फोटो इलेक्ट्रिक। जो सीजियम और पोटेशियम है वो काफी फोटो इलेक्ट्रिक होते हैं नेचर में, अच्छा खासा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों शो करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी
उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितनी आसानी से निकलेगा उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लिथियम और सीजियम को कंपेयर करें तो लिथियम का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत कम होगा क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड सीजियम जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, तो दैट इज वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए सीजियम और पोटेशियम को हम अक्सर फोटोवोल्टेइक सेल में यूज करते हैं, because they can easily lose the electron after giving a suitable frequency light. When a suitable frequency light fall on these, so that is why they are very good in showing photoelectric effect. ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट इंथैल्पीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी ना। क्या रह गया उसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। और देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन सब में क्या होता है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 1। अब आप रिडॉक्स कर चुके हैं तो आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं उनका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और वैलेंसी इनकी 1 होती है। हाई केमिकली रिएक्टिव होते हैं ये, बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, लेकिन दे शो द डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिफरेंट एटम्स। अलग अलग एटम्स के साथ ये अलग अलग रिएक्टिविटीज दिखाते हैं। लाइक नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही शुरू कर देते हैं। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके अंदर 1 होता है, केमिकली हाईली रिएक्टिव है ये। और रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पीज इनकी लो है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन is also very low. So the first we will see reactivity towards oxygen. So all these alkali metals, when react with oxygen, they form oxides. That oxides can be monooxide, can be peroxides, and can be superoxide. तीन तरीके के oxides हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे लिथियम की, मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। मोनोऑक्साइड्स का मतलब समझ रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, देव बताओगे? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -2। ठीक है, फिर सोडियम जो है और पोटेशियम ये पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं। मोनोऑक्साइड तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ ये पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाती है, -1। -1। यस, और जो पोटेशियम है वो सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, जहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, ½ ठीक है, तो मोनोऑक्साइड लिथियम जो है वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, बट बाकी सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब बनाता है। 3 तरीके के ऑक्साइड ये बनाता है। क्योंकि लिथियम जो है वो मैंने आपको बताया था उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो इनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इसलिए वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाएगा। बट बाकी ये सब जो है वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। लिथियम का बहुत छोटा साइज है, इसलिए वो सुपर ऑक्साइड के साथ एकोमोडेट ही नहीं हो पाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम बोले तो वो नहीं बना सकता। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इन तीनों के साइजेस में, तो बता सकते हो किसका साइज सबसे बड़ा होता है? O2- सबसे छोटा, और फिर उससे बड़ा होता है O2- और फिर उससे बड़ा होता है O2-। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्साइड्स में। अच्छा, उसके बाद बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब भी any alkali metal when react with hydrogen they form hydroxides, and these hydroxides are soluble in water. They are basic in nature and are soluble in water, that is why they are called as alkali. ठीक, like sodium reacts with water, it forms sodium hydroxide and releases hydrogen. Potassium when reacts with water, it forms potassium hydroxide and releases hydrogen. These all are basic in nature and soluble in water, that is why they are called as alkali, and their basic strength decreases down the group. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों डिक्रीज होती चली जाएगी, कोई मुझे बता सकता है रीजन? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितनी इजीली OH आयन को रिलीज कर पा रहे हैं, यानी कितनी इजीली लिथियम ऑक्साइड या रुबीनियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड का ये जो KOH का बॉन्ड है ये टूटेगा, इस पर ही तो डिपेंड करेगा। जितनी इजीली बॉन्ड टूटेगा उतना हम बोलते हैं बेसिक नेचर ज्यादा है। तो नाउ कैन यू टेल मी कि क्यों बेसिक स्ट्रेंथ जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रही है?
क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो नीचे Exactly, जाने तो beta. इजीली लूज Because down the group size is increasing. So when size is increasing, bond length will also increase. दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी जब साइज बड़ा बड़ा है. आप दो बिगर बॉल्स को रखो और उनके बीच का साइज देखो, और दो स्मॉलर बॉल्स को रखो, उनके बीच साइज देखो, तो बिगर बॉल्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा. इट मींस बॉन्ड लेंथ विल आल्सो इंक्रीज. सो व्हेन बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल डिक्रीज. क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड उतना वीक हो जाता है, तो डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी और बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा. और इजिली ब्रेक होगा तो इसका मतलब OH आयन को इजिली रिलीज कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा. दैट इज वाई डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, ये सब रीजंस समझना बहुत जरूरी होता है कि क्यों कोई चीज, सिर्फ रट लेना काफी नहीं है कि बढ़ रही है या कम हो रही है. व्हाई, दिस आल्सो यू पीपल शुड नो. नाउ द थर्ड इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस. So whenever any alkali metal react with halogen, whether that is chloride, chlorine or bromine or iodine, नहीं पहले हाइड्रोजन के साथ करते हैं. ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. सो व्हेनेवर alkali metal reacts with hydrogen, they form hydrides. लाइक लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्राइड. इन दिस वे दे फॉर्म द हाइड्राइड्स. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टू फॉर्म हाइड्राइड्स. ये देखो क्या क्या है, रिएक्टिविटी है, आयनिक सॉलिड्स है, स्टेबिलिटी है और रिडक्शन कैरेक्टर है. तो जो रिएक्टिविटी है, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स, वो डिक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है. साइज जब बढ़ेगा तो हाइड्रोजन का साइज तो देखो छोटा ही है, लेकिन इसके साथ का जो कंपेनियन है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा. तो कंपैटिबिलिटी खत्म हो जाएगी दोनों की. समझ रहे हो ना? मैंने बोला कंपैरेबल होने चाहिए दोनों के साइज. लिथियम भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, दोनों खुश खुश बेटा आराम से रहेंगे. सोडियम के साथ चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बट जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये साइज बढ़ते जा रहे हैं, ये साइज उतना का उतना ही है. दैट इज वाई द रिएक्टिविटी विल डिक्रीज. ठीक है. ऑल द alkali metal hydrides are ionic solids and this character decreases down the group. सब ये क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर भी इनका नीचे जाते जाते डिक्रीज होता है. यानी लिथियम इज मोस्ट आयनिक हाइड्राइड एंड सीजियम इज मोस्ट कोवेलेंट हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप. जैसे जैसे आप नीचे आओगे इनका आयनिक नेचर कम होता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ता रहता है. ठीक है. उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी? स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्यों डिक्रीज हो जाएगी? सेम रीजन, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है ना. रिएक्टिविटी जिस रीजन से डिक्रीज हो रही थी उसी रीजन से स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी. ये इसके साथ खुशी नहीं है क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं रहेंगे. तो स्टेबिलिटी भी जैसे जैसे नीचे आते हैं वो डिक्रीज होती चली जाती है. उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा बताओ? अच्छा, कोई चीज कब रिड्यूस कर पाती है किसी को? बताओ. रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे. और ऑक्सीडाइज कब होगा कोई चीज? जब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. उसी को तो कहते हैं ना हम ऑक्सीडेशन, है ना. तो हाइड्रोजन इजीली कब रिमूव हो रहा है? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं. हमने बोला अभी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे नीचे जा रहे हैं. तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इट मींस हाइड्रोजन का रिलीज इजी हो रहा है जितना नीचे जा रहे हैं वो. तो इसका मतलब उनका ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी बढ़ रही है. तो खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो सामने वाले को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस. सो इट मींस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आल्सो या रिड्यूसिंग कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्योंकि जितना नीचे जा रहे हैं उतनी इजीली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. उतनी इजीली रिमूव क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज दोनों के कंपैटिबल नहीं है. तो जितनी इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होती है. तो इसके जो हाइड्राइड्स हैं, एल्किली हाइड, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ एल्किली मेटल्स. सो यू विल से ऑल द एल्किली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड्स. The reactivity of these hydrides decreases down the group. The ionic character of these hydrides decreases down the group. The stability also decreases and their reducing character increases down the group. और अगर आपसे reason पूछा जाए तो reason you will explain as I have explained you. Now the fourth is reactivity towards halogen. So when the first group elements, that is alkali metals, when react with any halogen, whether that is chlorine or bromine or iodine, they form the हेलाइड्स. देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मुझे भी जैसे अभी एकदम से ध्यान नहीं रहा था. दिस इज हाइड्राइड एंड दिस इज
हैलाइड, ठीक है। तो जो भी हेलोजन इसके साथ जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं हैलाइड। तो ये हैलाइड्स बनाते हैं। दीज हैलाइड्स आर ऑफ एमएक्स टाइप। एमएक्स टाइप का मतलब क्या है कि मेटल की वैलेंसी भी 1 और हैलाइड की वैलेंसी भी 1। तो जनरल फॉर्मूला इनका क्या रहेगा, एमएक्स। लाइक लिथियम है तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक एक दोनों की वैलेंसी है। एंड दीज ऑल द हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट होते हैं ये नेचर में, लेकिन जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे यानी डाउन द ग्रुप आएंगे तो उनका आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। यानी लिथियम विल बी द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड एंड सीजियम विल बी द मोस्ट आयनिक हैलाइड। ठीक है, अगर आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो ये आपका कैसा है, कोवेलेंट, ये इससे कम कोवेलेंट है, ये इससे कम, ये इससे कम, और ये सबसे कम कोवेलेंट। और अगर आयनिक बेस पे अरेंज करने के लिए आ जाए तो ये आयनिक इससे ज्यादा आयनिक ये होगा नेचर में, इससे ज्यादा आयनिक ये होगा नेचर में, इससे ज्यादा आयनिक ये होगा, और इससे ज्यादा आयनिक ये होगा। क्यों? बिकॉज डाउन द ग्रुप हमारी मेटालिक नेचर बढ़ रही थी, तो मेटालिक नेचर अगर बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा आयनिक होता है। और अगर हम इसमें लिथियम या किसी भी कैटायन को फिक्स कर दें और हमारे जो हेलोजन्स हैं ये चेंज होते रहें, तो क्या होगा कि जितना आप बड़ा साइज होगा कंपाउंड का उतना कोवेलेंट होगा वो नेचर में, और जितना छोटा साइज होगा कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उतना वो आयनिक होगा नेचर में। ठीक है, समझ गए बात? तो क्या बोल सकते हैं हम, when the size of cation increases, ionic character increases. When the size of cation increases, ionic character increases, and when the size of anion increases, covalent character increases. वैसे भी देख लो, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ज्यादातर, है ना, ये जो हेलोजेंस होते हैं। तो जब इनका साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इनकी कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी। और जो मेटल्स होते हैं वो कैसा बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो जब इनका साइज बढ़ रहा है, मेटल का साइज बढ़ रहा है, तो कैसी नेचर बढ़ेगी, आयनिक नेचर। ये सब चीजें याद रखने के लिए जरूरी होती है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। All alkali metal, when we dissolve them in liquid ammonia, so they because dilute solutions, they form the blue solutions. ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड कैटायन। क्योंकि ये जो अमोनिएटेड एनायन है हमारा, यानी जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से ये ब्लू होता है कलर में। तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो किसी भी एल्किली मेटल में अगर हम अमोनिया मिला रहे हैं या कोई मेटल है हमारे पास, हमें पता नहीं है वो एल्किली मेटल है या नहीं, अमोनिया मिलाने से अगर वो उसमें ब्लू कलर आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि यस, जो हमें मेटल दिया गया है दैट इज एन एल्किली मेटल। ठीक है, क्योंकि एल्किली मेटल जब अमोनिया में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड एनायन बना लेते हैं। एंड दिस अमोनिएटेड एनायन इज ब्लू इन कलर एंड दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Okay, so this is all about the first group of S block.